नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वसंत भाग 3 के द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियाँ का सरलार्थ और उसका प्रश्न अभ्यास। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ के लेखक हैं श्री कामतानाथ जी और ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। और यह कहानी लेखक के द्वारा बाल मनोविज्ञान तथा जो हाथ का काम करने वाले कारीगर हैं उनकी मनोव्यथा को दर्शाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का सरलार्थ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। लेखक यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है उसमें लेखक अपने मामा के गांव जाता है और उसके मामा के गांव में एक चूड़ियों का कारीगर है, हाथ की चूड़ियों का कारीगर है, जिसको बदलू काका सभी लोग कहते हैं। तो जब लेखक उसी बात को लेकर के ताना बाना बुनता है कहानी का, वो कहता है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है जो कि आपको अभ्यास में भी मिलेगा कि लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव क्यों था। तो उसके विषय में लेखक यहाँ बता चुका है कि लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव इसलिए था क्योंकि वहाँ पर बदलू काका उसके लिए लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाकर देता था। तो आगे हम पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। ये भी एक पहले प्रश्न का ही भाग है कि लेखक उसको बदलू काका क्यों कहता था। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जिस व्यक्ति का जो नाम पड़ जाता है सभी लोग उसको उसी नाम से ही पुकारते हैं। तो कोई नया संबोधन उसके लिए लेखक नहीं बना पाया, क्योंकि सभी लोग उसको बदलू काका ही कहते थे, इसलिए लेखक भी उसको बदलू काका ही कहने लगे। बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ अब वहाँ वो कहाँ रहता है, किस तरह का उसका जीवन है, उस पर चर्चा डालते हैं। चर्चा करते हुए लेखक कहता है, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ यहाँ कुछ कठिन शब्द आएंगे, उनको भी मैं आपको बताता चलूँगा। सहन का अर्थ हम दालान लगा सकते हैं या घर के बाहर जो बरामदा होता उसको कह सकते हैं, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर, अगले पेज की तरफ चलते हैं, जिस पर मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा माने बेलन के जैसी मुंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरी जैसा कि आप पीछे चित्र में अगर देखेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बदलू के हाथ में है। तो ये मुंगेरी इसको कह सकते हैं, जिस पर वह चूड़ियों को चढ़ा करके बनाता था। तो मुंगेरें रहती थी जो आगे से पतली और कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, मचिया जो कहा गया है वो कह सकते हैं कि चारपाई का बहुत छोटा रूप, जिसको हम अक्सर मूंढा भी बोल देते हैं, तो ऐसा, या चारपाई भी कह सकते हैं, उस पर बैठ करके वो काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि लेखक को बदलू क्या कहता था। तो ये एक जो
1 नंबर के प्रश्न आजकल ऑप्शनल पूछे जा रहे हैं, उनमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि बदलू लेखक को क्या कहता था। लला कहा करता था करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैंने छोटा जो स्टूल या कह सकते हैं चारपाई का एक छोटा रूप। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू, यानी नववधू का मतलब नई नई जिसकी शादी हुई है ऐसी कोई कन्या या लड़की, जैसे नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी चूड़ियों का काम करने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो पैतृक शब्द का हुआ अर्थ जो ऐसा कोई काम, ऐसा कोई धंधा जिसको उसके माता पिता भी कर रहे हों, यानी पुश्तैनी काम जिसको बोल देते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत ज़्यादा थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। नहीं, एक प्रश्न यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में ये भी आएगा कि वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु लेकर के दूसरी वस्तु देना। यानी पुराने समय में बदलू जब काम करता था तो उस समय लोग अनाज लाते थे और अनाज के बदले वो चूड़ियाँ देता था। और वर्तमान समय में ये तरीका बदल चुका है। आज हम पैसे देते हैं तो कोई चीज़ खरीद लेते हैं, तो और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पड़ जाता था। यानी कुछ ऐसे विशेष अवसर होते हैं हर ऐसे कारीगर या किसी ऐसे काम करने वाले व्यक्ति के लिए जिन पर वो अपने मनचाही जो है अपने कह सकते हैं कि जिनके यजमानों से या जिनका वो काम करते हैं उनसे वो मनचाही वस्तुएं मांग लेते हैं। तो कोई ऐसा एक अवसर भी होता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पड़ जाता। मैंने शादी विवाह का जब अवसर होता तो वो जिद पड़ जाता था। और क्या जिद करता था, जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मैंने ऐसे अवसरों पर वह अपनी कीमत बढ़ा करके और मनचाही कीमत लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग का जोड़ा, मैंने जो दुल्हन पहनती है उसको सुहाग का जोड़ा बोलते हैं। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लगना ये एक मुहावरा हो सकता है। लोहे लगना माने बहुत कठिनाई होना, उसको मनाने के लिए बहुत कठिनाई से वह मना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, यानी उसको क्या क्या प्राप्त होता था ये वर्णन लेखक ने अब किया है कि जब वह विवाह का जोड़ा अपने किसी ऐसी शादी के घर में देता था तो उसके बदले अपनी घरवाली के लिए वस्त्र लेता था, ढेरों अनाज मिलता, उसको अनाज भी मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये मिलते 100 अलग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह किस तरह से एक विशेष अवसर पर जिद करता था। तो आगे देखते हैं, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह कांच की चूड़ियों से थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वह कांच की चूड़ियों से आखिर इतना क्यों चिढ़ता था, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ उसके एक तरह से कंपटीशन में थी। वह हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाता था और जब स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनती थी तो उसको गुस्सा आता था कि लोग मुझसे चूड़ियाँ न खरीद कर कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना,
लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। तो यहाँ लेखक इस बात को दर्शाना चाह रहा है कि उसके मन में कांच की चूड़ियों के प्रति या उन स्त्रियों के प्रति विशेष रूप से एक तरह से नफरत थी जो उनकी चूड़ियाँ न खरीदकर कांच की चूड़ियाँ पहनती थी। और उस समय का समाज कैसा था उस बात को भी यहाँ दर्शाया है लेखक ने कि उस समय के समाज में किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ घूमना कितना गलत समझा जाता था या उसको एक तरह से मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो आगे कहते हैं कि भाई कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी किया करता था। तो उसकी खातिर भी होती थी, यानी वो मामा के गांव में है तो वहाँ पर निश्चित रूप से मामा के गांव जब जाते हैं तो अड़ोस पड़ोस के कहीं भी आप चले जाएं वहाँ सभी जगह लोग आपको प्यार करते हैं और सभी उसी तरह से जैसे मामा के घर में प्यार होता है वैसे ही सभी प्यार और सम्मान की दृष्टि से आपको देखते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। मैं बहुधा मतलब ज़्यादातर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी तबादला हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले माने कुछ ही, विरले मीन्स कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मीन्स अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, यानी देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर मैंने याद करने का प्रयास कर रहा था। अतीत माने प्राचीन पुराने चित्र के वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अतीत में बीता हुआ समय। और तब वह एकदम बोल उठा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, दृष्टि मीन्स नजर, तो न तो मुझे उसकी मचिया ही कहीं नजर आई। मचिया वही जैसे मैंने बताया कि खाट का छोटा रूप, या उसको हम पीढ़ा भी बोलते हैं और कह सकते हैं खाट का एक छोटा सा रूप जो होता है, नजर आई। और नहीं भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि पहले वो उस चीज़ को विरोध करता था कि स्त्रियों के हाथ मौज खा सकते हैं, लेकिन अब वो उसको स्वीकार कर चुका था कि ये परिवर्तन हुआ है तो ये भी सुंदर है।
लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, माने बीमारी। दमा एक बीमारी है, खांसी एक तरह से होती है उसमें। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। शंका माने संदेह, डाउट, भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा माने कष्ट, पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि उसकी व्यथा को लेखक कैसे भांप गया और व्यथा क्या थी। व्यथा, प्यारे बच्चों, व्यथा वही थी कि उसका काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। आज जो वो हाथ की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन अब मशीनी युग होने की वजह से कांच की चूड़ियाँ लोग पहनने लगे थे, स्त्रियाँ पहनने लगी थी, तो उसका काम बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। ये एक बहुत, या इस चैप्टर की, इस पाठ की एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो लेखक यहाँ कहना ये चाह रहा है कि जब से मशीनी युग प्रारंभ हुआ है, हाथ के कारीगरों का काम बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि सभी लोग मशीनों से बने हुए, चाहे चूड़ी हो चाहे कोई और भी वस्तु हो, तो सभी उनको पसंद करते हैं। तो इन कारीगरों का जो हाथ का काम, जिससे इनका रोजी रोटी चलती थी, वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, मुखातिब माने देखकर, मुखातिब माने मेरी ओर देखकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो यहाँ पर लेखक दर्शाता है कि बचपन में उसने काका के यहाँ से बहुत आम खाए थे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत, माने एक समय में, एक टाइम में, एक बार में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम, अंजलि कहते हैं जो हाथ का एक तरह से, इस तरह से रूप बना करके हम जो कुछ वस्तु देते हैं, अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक कर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फव रही थी माने अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल उठा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। यानी अंत समय में भी, जब उसका कह सकते हैं बुरा समय था, तब भी उसने अपनी चूड़ियों को ऐसे ही अपने मनचाहे भावों के बिना देना स्वीकार नहीं किया। यानी जमींदार को भी उसने अंतिम जोड़ा बिना अच्छी कीमत मिले नहीं दिया। तो माने वो हार थी भले ही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी लेखक अंत में इस पाठ में कहता है कि बदलू का व्यक्तित्व दृढ़ था, वह कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं था कि आसानी से टूट जाता। तो हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर कहानी, जो कि कह सकते हैं जो हाथ के कारीगर हैं उनके और बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब इसके प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। पहला प्रश्न इस तरह से है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव
चाव से क्यों जाता था और बदलू काका को बदलू को वह मामा न कहकर काका क्यों कहता था। प्यारे बच्चों, मैं पहले आपको यहाँ स्पष्ट एक बात करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्न दो भाग में हैं। तो ऐसे प्रश्नों में एक प्रश्न में ही दो प्रश्न यहाँ लेखक पूछे गए हैं और दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने चाहिए। कुछ बच्चे एक भाग लिख देते हैं, दूसरा नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। और दूसरा है यहाँ पर, बदलू को वह बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इनका उत्तर इस तरह से होगा, लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियों को बनाने वाला बदलू काका एक कारीगर रहता था जो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था, जिसके कारण वह सदा ही बदलू के पास जाता था। शायद इसलिए ही उसे मामा का गांव अच्छा लगता था। बदलू को दूसरा भाग, उसका उत्तर इस तरह होगा, बदलू को मामा के गांव का होने के कारण उसे मामा कहना चाहिए था, परंतु सारा गांव ही उसे या सारे गांव के बच्चे ही उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। अतः लेखक भी उसे बदलू काका कहकर ही पुकारने लगा या बुलाने लगा। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इसमें भी दो प्रश्न है, ध्यान रखना। तो वस्तु विनिमय से तात्पर्य है लेन देन के लिए रुपयों पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना। जिस तरह बदलू से गांव वाले लोग अनाज देकर चूड़ियां खरीद ले जाते थे, वो वस्तु विनिमय था। तो आजकल की वस्तु विनिमय की पद्धति रुपये पैसों से लेन देन है, माने आज हम रुपए देते हैं और उससे कोई वस्तु लेते हैं। पहले समय में अनाज देते थे और कोई वस्तु ले लेते थे, लेकिन आज के समय में हम रुपए दे करके, आज की वस्तु विनिमय की पद्धति रुपए दे करके कोई वस्तु खरीदना है। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस कथन के माध्यम से लेखक ने उन कारीगरों की ओर संकेत किया है जो हाथ से वस्तुएं बना तथा उन्हें बेचकर अपने जीवन यापन करते थे। आज मशीनी युग के हो जाने के कारण उनका सारा काम मशीनें करने लगी हैं। आज उनका सारा काम छिन गया है। आज ऐसे कारीगर भूखे मरने के कगार पर हैं, उनकी रोजी रोटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू हाथ की चूड़ियां बनाने वाला एक कारीगर था, श्रेष्ठ कारीगर था। एक समय था जब सभी उसकी चूड़ियों को पसंद करते थे तथा पहनते थे। अब कांच की चूड़ियों के प्रचलन की वजह से उसका काम धंधा धीरे धीरे बंद होने के कगार पर था। उसे यह बात बहुत कचोटती थी। कभी कभी वह लेखक के सामने अपने मन की बात रखता था कि कांच की चूड़ियां हल्की होती हैं, लाख की भारी, इन्हें पहनने से स्त्रियों के हाथों में मोच आ सकती है। भले ही वह यह कहकर हंस देता था, लेकिन उसे कांच की चूड़ियों का बढ़ता प्रचलन तथा अपने काम का कम होना दुखी करता रहता था। तो देखें इसका पांचवा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक, ये चौथा प्रश्न था, माफ कीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए। तो इसका उत्तर इस तरह हो सकता है कि मशीनी युग की वजह से उसका सारा काम धंधा चौपट हो गया था। उसके पास लाख की चूड़ियां बनाने के अलावा कोई काम नहीं था या उसे कोई काम आता भी नहीं था। इसके अलावा उसने कभी कुछ सीखा भी नहीं था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया था। दूसरी तरफ उसकी वृद्धावस्था भी थी। उसे जो परेशान करती रहती थी, वह काफ़ी बीमार व थका प्रतीत होता था। उसकी यही बेवशी लेखक को साफ दिखाई देती थी। तो मैं समझता हूँ ये कहानी से जितने प्रश्न हैं आपको समझ में आए होंगे। तो आगे हम करेंगे कहानी से आगे। पहला प्रश्न है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए।
तो ऐसे प्रश्न बच्चों को स्वयं करने होंगे। तो अगर आप जानते हैं, आप ऐसा कुछ आपने कभी किया है, तो उसके विषय में संक्षेप में और अच्छी तरह से लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत में के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे थोड़ा खोजें तो कहीं ना कहीं उनको अवश्य ही अपने साहित्य के अध्यापक या एसएसटी के अध्यापकों से पूछ करके थोड़ा सा इस बारे में और जानने का प्रयास करना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? तो ये ऐसा प्रश्न है जिसको आप लिख सकते हैं। घर में मेहमान आने पर हम उसका अतिथि सत्कार बड़ी अच्छी तरह से करते हैं या करेंगे। हम सर्वप्रथम उसको पानी पिलाएंगे, उसके बाद उसके लिए खाने के लिए या पीने के लिए चाय, दूध इत्यादि का इंतजाम करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो इसमें निश्चित रूप से बच्चे अपनी तरफ से जो भी जहाँ आपको जाना अच्छा लगता है उसके विषय में लिख सकते हैं, और वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है ये भी लिखा जाना चाहिए। तो ये आप स्वयं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मशीन युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए, उसके बारे में लिखिए। तो बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर मशीन युग के कारण हुए हैं। जैसे लाख की चूड़ियों का अभी उदाहरण हमने देखा, उसी तरह से जो है आजकल कुम्हार के जो बर्तन बनते हैं वो भी कुम्हार अपने हाथ से न बना करके वो भी मशीन के द्वारा बनने लगे हैं। तो जो गरीब कुम्हार हैं उनके जो काम उनके बिल्कुल छिन गए हैं, तो आजकल वो भी मशीनों से बने हुए ही बर्तन खरीद लेते हैं और उनको ही बेचते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, और जहाँ पर मशीन एक व्यक्ति की जगह 10 व्यक्ति का काम करती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। अगला प्रश्न देखें कि बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चों को स्वयं चर्चा करनी है। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परिचर्चा में, आपके आर्ट फाइल वगैरह का जो वर्क होता है उसमें आपसे पूछा जाएगा, आपको उसमें करना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको प्रयास करता हूँ। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यह एक अच्छा प्रश्न है और एक अच्छा तरीका है। परिवर्तन डिज़ाइनों में परिवर्तन होना कहीं ना कहीं लोगों की रुचियों के अनुसार वस्तुओं का बनना उस वस्तु की बिक्री में सहायक होता है, और इन परिवर्तनों से कहीं ना कहीं हम लोग नई चीज़ों से, नई डिज़ाइनों से, नई वस्तुओं से जुड़ते हैं, और चर्चा आप लोग आपस में करेंगे। उसके बाद हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए, बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो ये भी ऐसा प्रश्न है जिसको आपको स्वयं आपस में चर्चा करके पूरा करना है। तो प्रिय बच्चों, मैं समझता हूँ भाषा की बात ये भी आप लोग पढ़ेंगे तो ये निश्चित रूप से आपसे हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पाठ आपका पूरा हो चुका है, और इस पाठ में सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई और वीडियो और संस्कृत और हिंदी से जुड़ी हुई वीडियो प्राप्त होती रहें, और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। यूँ ही ज्ञानवान बनते रहिए। और जो है, अब इस वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए, दूसरे मित्रों तक पहुंचाइए, और सभी निरंतर यूँ ही ज्ञान वृद्धि करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।